नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही सम्राट अशोक के विषय में देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आपने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में पढ़ा था, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि सम्राट अशोक ने कौन कौन से अभिलेख छपवाए और उसमें कितने स्तंभ लेख हैं, कौन कौन से गुहा लेख हैं, कौन से शिलालेख हैं और इन शिलालेखों में कौन कौन सी बातें उन्होंने लिखवाई हैं प्रजा के कल्याण के लिए। राजनीतिक उनकी व्यवस्था क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है उस समय की, और धार्मिक स्थिति खास करके सम्राट अशोक की धार्मिक दशा उस टाइम क्या है, वे किस धर्म का पालन करते हैं, इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे जो उनके अभिलेख हैं, उन अभिलेखों से संबंधित बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब मौर्य साम्राज्य की बात आती है तो मौर्य साम्राज्य से अगर प्रश्न आते हैं, अगर 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 8 प्रश्न ऐसे होंगे जो सम्राट अशोक से ही संबंधित होंगे। तो सम्राट अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि सिर्फ जो हम लोग ऐसे तथ्यों को इनमें शामिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बुक पढ़ रहे हैं और उसको सीधा लिख ले रहे हैं। ऐसा नहीं, 5-6 साल की लगातार की मेरी मेहनत है, क्योंकि लगातार मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, तो मुझे अनुभव है कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बुकों को पढ़ने के बाद इसके साथ ही हम देखते हैं कि किस आयोग में कौन से प्रश्न के विकल्प को सही माना गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें विकल्प तो समय अलग अलग देता है, परंतु जो सही उत्तर होता है अलग अलग सब आयोग मानते हैं। तो उसको भी हम अध्ययन करके ध्यान में रख करके जो सबसे उचित उत्तर होता है उसको हम रखते हैं। तो आप लोग हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि अधिक लोग इसको देख सकें और फिर हम और भी प्रेरित हो सके वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं सम्राट अशोक के विषय में। सम्राट अशोक का जो कालखंड है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है। इनके पिता के विषय में आप जानते ही होंगे, इनके पिता बिंदुसार हैं। इनकी माता, देखिए माता एक ही है, परंतु इसमें क्या डिफरेंस है, कई पुस्तकें हैं जो उनमें इनकी माता का अलग अलग नाम है। जैसे अशोकावधान जो पुस्तक है, इसमें इनकी माता का नाम सुभद्रांगी है। धम्मा, इनकी माता का नाम धम्मा किस पुस्तक में है, वसंत प्रकाशनी और महाबोधिवंश में। जनपद कल्याणी किसमें, दिव्यावदान में। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है और पूछ भी सकता है कि किस पुस्तक में या फिर किस रचना में अशोक की माता का नाम जनपद कल्याणी है, तो कौन सा है, दिव्यावदान। पत्नियों की अगर हम बात करेंगे तो इनकी लगभग 5 पत्नियां थी, परंतु जो सम्राट अशोक का अभिलेख है उसमें सिर्फ एक पत्नी कारुवाकी का विवरण मिलता है। ठीक, कारुवाकी कौन है, तीवर की माता है। तो पहली जो पत्नी है इनकी कौन है, देवी या महादेवी, या फिर इन्हीं को शाक्य कुमारी कहा गया। क्या, देवी, महादेवी या फिर शाक्य कुमारी। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इनके पुत्र थे महेंद्र और इनकी एक पुत्री थी संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा, इनको अशोक ने श्रीलंका में धम्म के प्रचार के लिए भेजा था, इसलिए देवी या महादेवी महत्वपूर्ण होती हैं। असंधिमित्रा जो है यह अशोक की प्रथम पटरानी या फिर पहली महारानी थी। तिस्यरक्षिता अशोक की एक पत्नी थी जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। चौथी पत्नी है पद्मावती, यह कुणाल की माता है। जबकि 5वीं पत्नी जो मैंने बताया कारुवाकी हैं, इनका अशोक के अभिलेखों में सिर्फ इन्हीं का विवरण मिलता है। किसका, कारुवाकी का, यानी एकमात्र पत्नी का। कारुवाकी कौन है, तीवर की माता है। आगे देखते हैं, राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें अशोक के एक अन्य पुत्र जालौक का विवरण मिलता है। किसका, जालौक का। जालौक का संबंध कहां से है, कश्मीर से। ठीक, कश्मीर से इनका संबंध है। आगे देखते हैं, अशोक की एक अन्य पुत्री चारुमती का विवरण मिलता है और चारुमती का जो विवाह है देवपाल से हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, राज्याभिषेक। अगर हम राज्याभिषेक की बात करेंगे, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अशोक के नाम एवं उपाधियां। अब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यह है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का क्या नाम दिया गया। जैसे अशोक के कई नाम थे, रानियों अशोक, प्रियदर्शी,
या फिर अशोक, तो कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक के नाम दिए गए या फिर उनकी उपाधियां हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं। सिर्फ अशोक की हम बात करेंगे तो अशोक सिर्फ 4 ऐसे अभिलेख हैं। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर। कौन कौन सा? मास्की, उद्गोलम, नेट्टूर और गुर्जरा। ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक। कनगनहल्ली जो एक अभिलेख है, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में रान्यो या फिर राजा अशोक, रान्यो का मतलब होता है राजा, अशोक का नाम मिलता है। यानी कनगनहल्ली जो अभिलेख है, यहाँ पर अशोक का नाम रान्यो अशोक लिखा गया है। प्रियदर्शी, भाब्रू लघु अभिलेख, कांधा लेख और सिंगली ग्रंथ दीपवंश, यानी 2 अभिलेख, भाब्रू लघु अभिलेख और कांधार लेख में, तथा सिंघली यानी श्रीलंका का जो एक ग्रंथ है दीपवंश, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक के लिए सर्वाधिक जो प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी इनकी उपाधि है, अशोक के लिए सबसे प्रचलित थी और आधिकारिक नाम भी इनका था। आधिकारिक का नाम मतलब है जितने भी सरकारी दस्तावेज उस टाइम के थे उसमें प्रियदर्शी ही लिखा जाता था। जो देवनाम प्रिय है, यह भी एक अशोक की उपाधि है या फिर इनका नाम है। 12वें और 13वें शिलालेख में तथा बैराठ अभिलेख में इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। प्रियदर्शी राजा जो बराबर गुहालेख है, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी राजा मिलता है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहाँ पे मिलता है? रुमनदेई, निगलीवा सागर और गिरनार लेख, 3 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। ठीक। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगधाधिराज किसमें कहा गया है? भाब्रू शिलालेख में, यानी मगध का राजा कहा गया है। विष्णु पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मास्की लघु शिलालेख संख्या 1 में अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। किसमें? मास्की लघु शिलालेख संख्या 1 जो है उसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। आगे देखते हैं। जो पनगुडरिया अभिलेख है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से लघु शिलालेख में अशोक को महाराजा कुमार कहा गया है। कहाँ पर? पनगुडरिया शिलालेख कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। महाभारत के आदि पर्व में अशोक को महासुर, वीर और अपराजित कहा गया है। किसमें? महाभारत में। अब अशोक के बाद देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, जहां से अशोक के क्या कहते हैं धार्मिक स्थिति, धार्मिक रूप से परिवर्तन आता है। कौन सा था वह युद्ध? कलिंग का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। जो कलिंग का युद्ध, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? कलिंग का युद्ध अशोक ने कब लड़ा था या राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लड़ा था? तो कलिंग का जो युद्ध है, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक। और उस टाइम पे कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ठीक। देखिए, तोसली कलिंग की राजधानी है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अब इसका विवरण कहाँ पर मिलता है? जो अशोक के 13वां शिलालेख है उसमें मिलता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। और जब कलिंग युद्ध में अशोक विजयी होता है तो कलिंग में फिर कभी भी कोई भी प्रशासनिक शिथिलता न आए, इसके लिए उसने कलिंग को 2 भागों में बांट दिया। और वहां पर 2 भागों की राजधानी भी जरूरी था जाना है, क्योंकि इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जो उत्तरी केंद्र है उसकी राजधानी तोसली थी, उसी को वर्तमान समय में धौली कहा जाता है। और जो दक्षिणी केंद्र है उसकी राजधानी समप्पा थी, वर्तमान में इसे जौगढ़ कहा जाता है। और यहां से ध्यान में रखिएगा, दोनों जगह से, धौली और जौगढ़ से अशोक के 2 पृथक शिलालेख भी मिले हैं। आगे देखते हैं। अशोक के धर्म की अगर हम बात करेंगे कि अशोक कौन से धर्म का पालन करता था या फिर किस धर्म का अनुयायी था, तो ऐसे बहुत सारे उस टाइम के ग्रंथ हैं और उसके जो अभिलेख हैं उसमें पता चलता है। पहला दीपवंश और महावंश में उसमें विवरण मिलता है कि अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष निग्रोध, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, निग्रोध नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक। किसने? निग्रोध नामक जो बौद्ध भिक्षु है उसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और दीक्षित क्यों हुए थे? क्योंकि इन पर मोगली पुत्र तिस का प्रभाव था। ठीक। इन्होंने दीक्षित किया था, परंतु मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से
पूर्ण बौद्ध बन गए थे। कौन? अशोक। दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित समुद्र, इन्हीं का एक नाम उपगुप्त मिलता है। क्या? बाल पंडित समुद्रगुप्त, इन्हीं का नाम उपगुप्त मिलता है। इनके प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दो तथ्य महत्वपूर्ण है। एक तो निर्ग्रोध नामक जो बौद्ध भिक्षु हैं, इनके प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन से ग्रंथ में विवरण मिलता है? दीपवंश और महावंश में, दोनों जो हैं श्रीलंका के ग्रंथ हैं। तो श्रीलंका के जो ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश में, इसमें निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से क्या इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जबकि दिव्यावदान जो पुस्तक है, इसमें विवरण मिलता है कि बाल पंडित समुद्र या फिर उपगुप्त जो है, इनके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे देखते हैं। अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के सबसे स्पष्ट प्रमाण के रूप में भाब्रू लघु शिलालेख संख्या 3, जो कि बैराठ राजस्थान में मिला है, इसमें हमें विवरण मिलता है कि अशोक बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट करता है और वह कहता है, क्या कहता है कि भदंतो जो कुछ भगवान बुद्ध द्वारा भाषित है वह सुभाषित है। ठीक, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में मिलता है? बैराठ में, जो राजस्थान में है, भाब्रू लघु शिलालेख। यहाँ पर विवरण मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने कहा था कि भदंतो जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह भाषित है और सब सुभाषित है। ठीक, मास्की जो लघु शिलालेख है, मास्की शिलालेख में, इसमें स्पष्ट रूप से बुद्ध शाक्य यानी बौद्ध उपासक कहा गया है। किसको? अशोक को। सांची का जो लघु स्तंभ लेख है, इसमें अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों को चेतावनी देता है। क्या कहता है? जो कोई संघ को भंग करेगा वह श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। कहां पे यह विवरण मिलता है? सांची लघु स्तंभ लेख। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। सांची लघु स्तंभ लेख में मिलता है कि जो कोई संघ को भंग करेगा वह श्वेत वस्त्र पहना करके अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। किसने कहा? अशोक ने, सांची के लघु स्तंभ लेख में। आगे देखते हैं। अशोक के धर्म का स्वरूप, विभिन्न विद्वान जो हैं उनका क्या मानना था अशोक के धर्म के बारे में, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और खास करके ऐसे प्रश्नों में मिलान वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 4 जो हैं राइटर दे देगा, उनके द्वारा कौन कौन से कथन कहे गए उसके विषय में पूछ लेगा। तो फ्लीट जो विचारक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने अशोक के धर्म को राजधर्म कहा है। फादर हेरास मैकफेल, इन्होंने ब्राह्मण धर्म कहा है। D.R. भंडारकर, इन्होंने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। रोमिला थापर ने अशोक का स्वयं का आविष्कार कहा है। किसको? अशोक के धम्म को कहा है। नीलकंठ शास्त्री ने नैतिक आचार संहिता कहा है। जबकि सेनाट जो विद्वान है, इनका मानना है कि अशोक का जो धम्म है बौद्ध धर्म यानी बुद्धिस्ट रिलीजन था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को आप लोग याद रखिएगा और इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मिलान करने वाले ही प्रश्न आते हैं। जो 2-3 महत्वपूर्ण है, एक तो फ्लीट है, एक सेनाट और एक नीलकंठ शास्त्री, इनका जो कथन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। धम्म का अर्थ क्या है? जो अशोक ने धम्म का शुरुआत धम्म की थी, उसका अर्थ क्या है? तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों तथा नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। यानी प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने जो नियम बनाए हैं, उसका जो संहिताकरण किया गया, अभिलेखों में जो उसको लिखा गया है, वही अशोक का धम्म है। ठीक, अशोक के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई। कब? 252 ईसा पूर्व में। दीपवंश एवं महावंश आपको ध्यान में रखना होगा। कहाँ के ग्रंथ हैं? श्रीलंका के। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष हुआ था। कब? 17वें वर्ष। तृतीय बौद्ध संगीति 252 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष कौन है? उस टाइम के बहुत महत्वपूर्ण विद्वान मोगलीपुत्र तिस्स। और हुआ कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स है। स्थल है पाटलिपुत्र। शासक है अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का जो समय है
252 ईसा पूर्व में या फिर अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए की गई यात्राओं का क्रम। अब देखिए, जरूरी नहीं, कभी कभी नेट की जो एग्जाम नेट का होता है उसमें पूछा जाता है कि अशोक ने सबसे पहले धम्म की यात्रा के लिए किस स्थल पर गया, या फिर उसका क्रम पूछ लेता है कौन कौन से क्रम में गया था। तो अशोक सबसे पहले बोध गया, फिर कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से सारनाथ, फिर सारनाथ के बाद श्रावस्ती आया था। ठीक, यानी बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती 6 जगहों पे अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए यात्राएं की थी। अब इसी में महत्वपूर्ण है, जो स्मिथ नामक इतिहासकार विद्वान हैं, इनका जो मत है अलग है। इनका कहना है कि अशोक सबसे पहले लुम्बिनी गया, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बोध गया, और बोध गया के बाद कुशीनगर गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न स्मिथ वाला तो नहीं तथ्य पूछा जाता है, परंतु जो यह अधिकांश जो विचारक विद्वान हैं या फिर इतिहासकार हैं, उनका जो मत है यही सही है, और इससे संबंधित यही प्रश्न पूछा भी जाता है। तो आगे देखते हैं, अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। अशोक ने कौन कौन से धर्म प्रचारकों को किस देश में भेजा था, इससे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको देख लेते हैं कि अशोक ने कौन कौन से लोगों को किन देशों में या फिर किन स्थानों पर भेजा था। तो मध्यम जो है, मध्यम को हिमवंत या हिमालय जो है, हिमालय प्रदेश में भेजा था। मझंतिक जो है, इनको कश्मीर और गांधार प्रदेश में भेजा था। रक्षित को बनवासी या फिर उत्तरी कर्नाटक में, और धर्म रक्षित को अपरांतक, जिसको पश्चिमी भारत कहा जाता था, वहां पर भेजा था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, महारक्षित को यवन देश में। ठीक, महादेव को महिषमंडल, महिषमंडल कहां पे था, नर्मदा का दक्षिणवर्ती प्रदेश, अथवा इसी को मैसूर कहा जाता था। ठीक, महादेव को महिषमंडल में। सोन और उत्तरा, इनको सुवर्ण भूमि, यानी सुवर्ण भूमि किसे कहा जाता था उस टाइम पे, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया को सुवर्ण भूमि कहा जाता था। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका, इनको भेजा था, अभी मैंने बताया भी था। आगे देखते हैं, बृहद शिलालेख संख्या 13 में क्रमशः 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहां अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। ये तो जो मैंने अभी बताया, ये सब भारत में ही गए हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों में गए हैं धर्म के प्रचार के लिए, परंतु अशोक ने विदेशों में भी अपने धर्म के प्रचारकों, धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में विद्वानों को भेजा था, जिनमें एंटियोक जो हैं, सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय दूसरे बृहद शिलालेख में भी वर्णित है। इनका विवरण दूसरे बृहद शिलालेख में है। ठीक, तो इनके यहाँ, एंटियोक के यहाँ अशोक ने अपने धर्म प्रचारक को भेजा था। तुर्मय मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, इनका जो समय है 285 ईसा पूर्व से 247 ईसा पूर्व तक है, अशोक के समकालीन है। यहाँ पर भी अशोक ने अपने धर्म प्रचारक को भेजा था। अंत्यकिन, ये जो है मैसिडोनिया, मकदूनिया के शासक एंटीगोनस है, इनके यहाँ भी अशोक ने भेजा था। मग, साइरिन या सीरिन का शासक मगस, अशोक का समकालीन। आलिक सुंदर या एपीरस का शासक अलेक्जेंडर या सिकंदर, इसी को कहा जाता था। 272 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व तक इनका कालखंड है। यानी 5 जो यवन राजा शासक हैं, इनका विवरण अशोक ने कहाँ पे दिया है, अभिलेख बृहद शिलालेख संख्या 13 में दिया है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय है, इसका विवरण हमें दूसरे बृहद शिलालेख में भी मिलता है। तो अशोक के समय के 5 कौन है, विदेशी शासक हैं जो अशोक के समकालीन है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के समकालीन निम्नलिखित में से कौन से शासक अशोक के समकालीन हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 5 शासक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अशोक के अभिलेख, अगर अभिलेखों की बात करेंगे, अशोक के समय के 3 प्रकार के अभिलेख होते थे। पहला होता था शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और एक गुहा लेख, यानी गुफाओं में जो बनाए जाते थे। अब शिलालेखों की अगर हम बात करेंगे तो शिलालेख 2 प्रकार के होते थे, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। तो बृहद शिलालेख को एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अशोक के शिलालेख, बृहद शिलालेख हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला है शहबाजगढ़ी शिलालेख, यह पाकिस्तान के पेशावर में मिला है। ठीक, 1836 में जनरल कोर्ट ने इसकी खोज की थी।
बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। शहबाजगढ़ी कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। और दूसरा तथ्य, 1836 में इसकी खोज जनरल कोर्ट ने की थी। मानसेहरा शिलालेख यह पाकिस्तान के हजारा जिले में है। इसका खोज जनरल कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक। और तीसरा जो है कालसी शिलालेख, कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है। इसकी खोज 1860 में फॉरेस्ट नामक विद्वान ने की थी। ठीक। आगे देखते हैं। जो चौथा बृहद शिलालेख है गिरनार शिलालेख, यह गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप है। ठीक। गिरनार की जो पहाड़ी वहां पे मिला है। गिरनार लेक सबसे सुरक्षित अवस्था में है। 1822 में इसकी खोज कर्नल टाड ने की थी। यहीं से रुद्रदामन और समुद्रगुप्त के लेख भी मिले हैं। कहां से? गिरनार के। जो आपने पढ़ा होगा गिरनार का, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, वो यहीं से मिला है। यहीं से अशोक का भी मिला है। पांचवा है सोपरा शिलालेख, यह महाराष्ट्र के थाना जिले में है। कहां पर? महाराष्ट्र के थाना जिले में है। इस पर 8वें शिलालेख का कुछ भाग उत्कीर्ण है। माना जाता है कि यहाँ पहले सभी 14 लेख थे। आगे देखते हैं। एरगुडी शिलालेख महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है यह आंध्र प्रदेश में मिला है। कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल जिला यहाँ से मिला है। और इसकी खोज 1929 में अड़ू घोष ने की थी। धौली शिलालेख और जौगढ़ जो मैंने अभी बताया था, तो धौली उड़ीसा में है, पुरी जिले में, यहाँ से मिला है। और जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में है। ठीक। उड़ीसा के गंजाम जिले में जौगढ़ शिलालेख है। उड़ीसा के पुरी जिले में धौली शिलालेख है। कलिंग शिलालेख 13वें के अतिरिक्त धौली और जौगढ़ शिलालेख ऐसे हैं जिसमें अशोक के युद्ध, हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा को प्रकट करते हैं। यानी जो कलिंग का 13वां शिलालेख है, उसके अलावा धौली और जौगढ़ का जो शिलालेख है उसमें विवरण मिलता है कलिंग का जो युद्ध होता है उसके बाद अशोक व्यथित हो गया, उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बृहद शिलालेख हैं जो मैंने अभी बताया 14 प्रकार की। इसमें क्या क्या विषय हैं, किसमें क्या कहा गया है, उसको हम देख लेते हैं। यही प्रश्न भी पूछा जाता है। जो प्रथम लेख है उसमें कहा गया है जीव हत्या पर रोक लगाने का उल्लेख है। दूसरा है मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। किसमें? दूसरे में। न सिर्फ अपने राज्य में अपितु दक्षिण के पांच और सीमांत राज्यों क्रमशः चोल, पांड, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी और यवन राज्यों में भी इसका प्रबंध किया गया। मनुष्य और पशुओं के लिए वृक्ष लगवाने और कुएं खुदवाने का भी उल्लेख है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सीमांत राज्य हैं चोल, पांड, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी, यानी दक्षिण के 5 राज्यों का विवरण किसमें मिलता है? दूसरे बृहद शिलालेख में। जो तीसरा बृहद शिलालेख है इसमें राज्याभिषेक के 12वें वर्ष युक्तों, रज्जुकों और प्रादेशिकों प्रशासकीय कार्यों के अतिरिक्त धर्मोपदेश के लिए भी प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करें। तीसरे अभिलेख में अशोक ने कहा है कि जो रज्जुक हैं, युक्त हैं या प्रादेशिक नामक जो अधिकारी हैं, इनका कार्य सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को देखना ही नहीं बल्कि धर्म के प्रचार के लिए भी प्रत्येक 5 वर्ष में अपने राज्य का दौरा करें। आगे देखते हैं। जो चौथा बृहद शिलालेख है इसमें धम्म नीति से संबंधित विचार दिए गए हैं। और इसी में रण घोष यानी युद्ध के स्थान पर धम्म घोष, यानी जो अशोक ने धम्म की परिभाषा दी, धम्म का प्रचार प्रसार किया, उसकी घोषणा की गई है, जिससे ब्राह्मणों, श्रमणों का आदर, माता पिता का आज्ञा का पालन, हिंसा का त्याग आदि इसमें लिखा गया। किसमें? चौथे में। पांचवा जो बृहद शिलालेख है इसमें इसको राज्याभिषेक के 13वें वर्ष घोषणा की गई थी कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी और इनका कार्य धम्म के विषय में लोगों को समझाना और उनके कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक। तो यानी जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति है महत्वपूर्ण है। प्रश्न में भी पूछा जाता है कि किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित तथ्य मिलते हैं, तो वह क्या है? 5वां लेख। जो 6वां शिलालेख है इसमें अशोक कहता है कि प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, अंतःपुर में हूं, पशुशाला में हूं या फिर उद्यान में हूं, सब जगह राजकीय प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्य की सूचना दे। सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। यानी इसमें अशोक कहता है कि मैं किसी भी जगह पे हूं, आराम कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं या फिर उद्यान में हूं, किसी भी जगह पर अगर राज्य से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित, उनके कल्याण से संबंधित कोई कार्य हो या फिर सूचना हो, उसको लेकर के तुरंत मुझे सूचित करें। ठीक। आगे देखते हैं।
सातवां बृहद शिलालेख जो है, इसमें अशोक धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का उल्लेख करता है। प्रश्न पूछा गया सातवें शिलालेख से कि अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का विवरण किस अभिलेख में मिलता है या फिर किस शिलालेख में मिलता है, तो वह है सातवां शिलालेख, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का उल्लेख मिलता है। इसमें ही सभी स्थानों पर सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास करें, क्योंकि सभी आत्म संयम और आत्म शुद्धि चाहते हैं। इसमें यह बात भी लिखी गई है। जो आठवां शिलालेख है, इसे राज्याभिषेक के 10वें वर्ष विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की गई। इसमें यह विवरण मिलता है। इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। नौवां जो बृहद शिलालेख है, इसमें धम्म मंगल का उल्लेख है। दासों सेवाओं से शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का सम्मान, प्राणियों के साथ आत्म संयम का व्यवहार ही धम्म मंगल है। यानी जो नवा अभिलेख है, इसमें धम्म मंगल की बात कही गई है। और धम्म मंगल है क्या? धम्म मंगल है कि दासों से अच्छा व्यवहार करो और उसके बाद गुरुओं का सम्मान करो, सभी प्राणियों का सम्मान करो, आत्म संयम से रहो, यही धम्म मंगल है। आगे देखते हैं। जो 10वां शिलालेख बृहद शिलालेख है, इसमें यश और कीर्ति की निंदा की गई है और धर्म नीति पर अधिक बल दिया गया है। 11वां बृहद शिलालेख, इसमें धम्म दान का उल्लेख है। 12वां जो महत्वपूर्ण है, इसमें अशोक सभी धर्मों के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण अथवा धार्मिक सहिष्णुता को व्यक्त करता है। तो 7वें में भी धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है अशोक, और 12वें में भी कहता है कि सभी लोग धार्मिक सहिष्णुता अशोक स्वयं से व्यक्त कर रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता उसके अंदर है। और मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी इसमें अशोक कहता है कि मनुष्य जो है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का या जैन धर्म का मानने वाला है तो अपने धर्म का आदर करे और दूसरे धर्म का निंदा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे और संसार का कल्याण होगा। किसमें? 12वें बृहद शिलालेख में इसका विवरण मिलता है। जो 13वां लेख है, इसमें धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। इसी में कलिंग युद्ध और उसकी हृदय विदारक घटनाओं का उल्लेख है। किसमें? 13वें में। इस घटनाओं ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। अशोक ने इसी लेख में 5 एवं राजाओं का उल्लेख किया है और इसमें अपने राज्य के जंगली या फिर 8वीं जो जनजाति है के प्रति उदारता का उल्लेख करते हुए उन्हें चेतावनी भी देता है। ठीक। 13वां जो अभिलेख है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। उसके साथ ही जो 8वीं जनजाति कलिंग में रहती है, उसको चेतावनी भी देता है कि ऐसा नहीं है कि मैं धम्म ग्रहण कर ले रहा हूं, युद्ध को छोड़ रहा हूं, तो आप कोई भी कार्य करोगे, विरोध करोगे या फिर विद्रोह करोगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, उन्हें चेतावनी भी देता है। यानी अशोक पूर्ण रूप से युद्ध छोड़ नहीं रहा है। यानी अगर उसके साम्राज्य पर कोई भी खतरा उत्पन्न होगा तो वह हिंसक कार्रवाई भी करेगा, उसके लिए वह पीछे नहीं रहेगा। 14वां जो लेख है, अशोक कहता है कि मेरा राज्य अत्यंत विशाल है। इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं जो कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार से लिखवाए गए हैं। कुछ बातें मधुरता के कारण बारंबार लिखवाई गई हैं। यानी जो 14वां लेख है बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है आपके परीक्षा के लिए। आगे देखते हैं। जो प्रथम कलिंग लेख है, इसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी गया है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूं। नगर प्रशासक लोगों को अकारण बंदी न बनाए, न ही यातना दे। इस उद्देश्य के प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी को दौरे पर भेजा जाएगा। उज्जैन तथा तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष, यानी कि विभिन्न प्रांतों में 5 वर्ष में, जबकि उज्जैन और तक्षशिला में 3 वर्ष में, जो ये देखेगा कि इन आदेशों का सही अनुपालन हो रहा है कि नहीं। ठीक। तो जो प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख है, उसमें अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। प्रश्न में पूछा गया है और अशोक कहता है कि जिस प्रकार मैं अपने संतान के लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए कामना करता हूं, उसी प्रकार मैं अपने प्रजा के लिए भी कल्याण की कामना करता हूं। आगे देखते हैं। लघु शिलालेख जो हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको देख लेते हैं। अहरौरा जो मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश में है। अहरौरा यहाँ पर
अशोक का लघु शिलालेख मिला है। सहसराम रोहतास बिहार में है। रूपनाथ जो है लघु शिलालेख जबलपुर मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा कहाँ पे है? दतिया मध्य प्रदेश में है। सारो मारो शहडोल जिला मध्य प्रदेश में है। पनगुडरिया कहाँ पर है? बुधनी शिवहर मध्य प्रदेश में है। बैराड कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक, आगे देखते हैं। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? चित्तलदुर्ग जो जिला है कर्नाटक में। सिद्धपुर चित्तलदुर्ग जिला कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वरम वहीं पर कर्नाटक में ही। मास्की रायचूर कर्नाटक में। गोबी मठ यह भी वहीं कर्नाटक में ही। पालकी गुंडू यह भी कर्नाटक में। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो लघु शिलालेख हैं अधिकांश कहाँ पे मिले हैं? दक्षिण भारत में मिले हैं। तो दक्षिण भारत में ही कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिला है। जैसे अभी आपने कितना देखा? 6। आगे देखते हैं। जो निठूर है यह कहाँ से? बेल्लारी जिला कर्नाटक से। उदगोलम यह भी कर्नाटक में। एरीगुडी यह कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में मिला है। राजुल मंडगिरी यह भी आंध्र प्रदेश से। सरेकुना कहाँ से? कंधार अफगानिस्तान से। लगमान जो है लंपक अफगानिस्तान से। तक्षशिला पाकिस्तान से। पुल ए दुरुंत ये कहाँ से? कंधार अफगानिस्तान से। यानी जो अभिलेख हैं अशोक के लघु शिलालेख हैं यह इन स्थानों पे मिले हैं। और इनमें जो संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? इनसे प्रश्न मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं और कोई प्रश्न इसमें आता नहीं है। सिर्फ मिलान करने का आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लघु शिलालेख है किस स्थान पर पाया जाता है। आगे देखते हैं। बृहद स्तंभ लेख, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शिलालेख पढ़ा था। अब हम देखेंगे अशोक के जो स्तंभ लेख हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख पूर्व में कहाँ पे था? मेरठ उत्तर प्रदेश में था। यानी पहले यह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में था। बाद में मध्यकालीन जो शासक है फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला के कुस्क ए शिकार अथवा शिकार महल में लाया गया। अब लाया गया तो इसका विवरण कहाँ पे मिलता है? प्रश्न पूछा भी गया है। तो यह तारीख फिरोज शाही जो शम्स सिराज अफीफ इसके लेखक हैं इसमें विवरण मिलता है। और इसी को जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है इसे अशोक की छोटी लाट भी कहा जाता है। तो जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पहले मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक जो है उसके समय इसे कहाँ पे लाया गया था? फिरोज शाह कोटला का जो मैदान वहां पे है कुस्क ए शिकार या शिकार महल उसे कहा जाता है, वहां पर इसे लगवाया गया था। इसका विवरण किसमें मिलता है? तारीख है फिरोज शाही जिसके लेखक शम्स ए सिराज अफीफ हैं, इनकी पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। आगे देखते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसको भी फिरोज शाह ने ही पहले टोपरा यानी हरियाणा में था फिर वहां दिल्ली मंगाया था। तो यह स्तंभ पूर्व में टोपरा यमुनानगर हरियाणा में था। फिरोज शाह तुगलक के काल में इसे फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया था। इसी को मीनार ए जरीन या फिर स्वर्ण मीनार या स्वर्ण स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो दिल्ली टोपरा कहाँ पे था? पहले टोपरा जो हरियाणा में था वहां पे था और इसको मीनार ए जरीन कहा जाता है। अब तारीख है फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ की जो पुस्तक है, किसकी? शम्स ए सिराज अफीफ की पुस्तक तारीख है फिरोज शाही, इसमें इस स्तंभ के टोपरा से दिल्ली लाने का विवरण मिलता है। किसमें? तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज की पुस्तक, इसमें विवरण मिलता है कि अशोक के जो स्तंभ है जो टोपरा में था उसे दिल्ली में लाया गया था। ठीक, सीरत फिरोज शाही में इस स्तंभ लेख का टोपरा से दिल्ली स्थानांतरण का सचित्र आरेखन मिलता है। इस पुस्तक में जो शम्स सिराज की तारीख है फिरोज शाही इसमें लिखा हुआ मिलता है कि इसे दिल्ली लाया गया था। जबकि सीरत फिरोज शाही जो पुस्तक है इसमें इसका चित्र बनाया गया है। ठीक, चित्र के रूप में आरेखन है। यही एकमात्र स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं, इसीलिए इसे अशोक की बड़ी लाट कहते हैं। ठीक, छोटी लाट किसे कहते हैं? जो फिरोज शाह कोटला में है। और बड़ी लाट किसे कहते हैं? जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। आगे देखते हैं। तीसरा है प्रयाग इलाहाबाद। यह स्तंभ लेख पूर्व में कोसम कौसाम्बी में था। कोसम कौसाम्बी का ही एक नाम था, यह वहां पर था। इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में स्थानांतरित किया गया। इस पर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी है तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी है। ठीक, किसका? समुद्रगुप्त का, अशोक का और जहांगीर का इस पर लेख मिलता है। रोमिला थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनरांकन हिस्टोरिकल
प्लेमिस्टिक कहा है। क्या कहा है? ऐतिहासिक पुनरांकन। चौथा जो अभिलेख है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख, यह चंपारण बिहार में मिला है। अशोक सप्त स्तंभलेखों में यह सबसे सुंदर है तथा सबसे सुरक्षित है। इस पर औरंगजेब कालीन एक लेख भी उत्कीर्ण मिला है। अंग्रेजी सर्वेक्षक रियूबेन बैरो का 1792 उत्कीर्ण लेख भी इस पर मिला है। किसका? एक तो अशोक का मिलता है, दूसरा औरंगजेब का मिलता है, तीसरा जो अंग्रेजी सर्वेक्षक हैं कौन? रियूबेन बैरो, इनका भी विवरण इस पे मिलता है। पांचवा अभिलेख है लौरिया अरराज, यह चंपारण बिहार से मिला है। छठवां है लौरिया रामपुरवा स्तंभलेख, यह भी चंपारण बिहार से मिला है। बृहद स्तंभलेखों में उत्कीर्ण महत्वपूर्ण बातें। इसके पहले जब आपने बृहद शिलालेख पढ़ा था उसमें जो महत्वपूर्ण बातें किस स्तंभलेख में शिलालेख में कही गई हैं उसको आपने देखा था। ठीक उसी प्रकार से अशोक ने जितने स्तंभ लेख लिखवाए थे उनमें भी क्या क्या बातें कही गई हैं इसका विवरण भी जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न में पूछा जाता है। जो प्रथम लेख है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह धर्म लिपि लिखवाई थी। इस लेख में बताया कि धर्म के बिना इहलोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति कठिन है। इसमें आदेश दिया गया कि धर्मानुसार लोगों का पोषण करो, शासन का विधान करो, सुख पहुंचाओ और शासन करो। किसमें? प्रथम शिलालेख में। ठीक, द्वितीय जो शिलालेख है इसमें धर्म की परिभाषा दी गई है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है। धर्म की परिभाषा किसमें मिलती है? दूसरा शिलालेख। ठीक, दूसरा बृहद शिलालेख। इस लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न करता है कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है? इसका उत्तर स्वयं देते हुए वह कहता है अपाशिनवे बहुकायने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, यानी पाप से दूर रहना, बहुजन का कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। ठीक, महत्वपूर्ण क्या है इसमें कि अशोक इसमें धर्म की परिभाषा देता है और धम्म क्या है इससे प्रश्न करता है और धम्म की परिभाषा भी देता है। उसमें कहता है कि पाप से जो दूर हो, बहुजन का कल्याण करे, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता ही धम्म है। आगे देखते हैं। जो तृतीय लेख है इसमें मनुष्य अपने सुकृतों को देखता है परंतु वह कभी अपने आसीन यानी पाप पर दृष्टि नहीं डालता। इस लेख में अशोक आत्मनिरीक्षण अर्थात निध्यति पर बल देता है। अशोक धर्म के मार्ग में बाधक 5 आसीनव अर्थात पापों, कौन कौन से पाप? चांडिये, निठुलिये, क्रोधे, मानो, ईर्ष्या, यानी चांडुलिये का मतलब होता है, चांडिये का मतलब प्रचंडता, फिर क्रूरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या का उल्लेख करते हैं। यानी मनुष्य के जो 5 पाप हैं, अशोक कहता है तृतीय लेख में कि मनुष्य जो है अपने अच्छे कर्मों को ही लोगों को बताता है जबकि अपने द्वारा किए गए पाप का उल्लेख तक नहीं करता है। और अशोक इसमें कहता है कि 5 प्रकार के पाप मनुष्य के क्या क्या हैं? प्रचंडता, क्रूरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या हैं, जो उसके 5 प्रकार के पाप हैं। चतुर्थ लेख जो है यह स्तंभ लेख अशोक के राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद 243 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराया गया। इसमें जनपद में रज्जु की नियुक्ति, उनके कर्तव्य और कार्यों का विवरण दिया गया है। इसमें रज्जुकों की तुलना धाय मास से करते हुए उन्हें योग्य धात्री की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं। 5वां जो स्तंभ लेख है इसमें जीवों का वध निषिद्ध किया गया है। किसमें? 5वां स्तंभ लेख में है। 5वें स्तंभ लेख में जीव हत्या का निषेध किया गया है। दंड समता और व्यवहार समता का सिद्धांत लागू किया है। इसमें 25 बार कैदियों के मुक्त किए जाने का भी उल्लेख है। 6वां लेख अशोक कहता है कि जनता का ही सुख और सुख में जिसमें है मैं उसकी परीक्षा करता हूँ, मैं अधिकारियों की परीक्षा करता हूँ जिससे लोगों को सुख पहुंचा सकूं। वह कहता है कि मैंने सभी संप्रदायों का बहुविध आदर किया है। ठीक, आगे देखते हैं। 7वां जो स्तंभ लेख है इसमें अशोक ने धर्म की अभिवृद्धि हेतु धर्म प्रज्ञापन एवं धार्मिक शिक्षा दिलवाने पर बल दिया है। लोगों और जीव मात्र के सुखार्थ लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया गया है, जैसे सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना, आम्र वाटिका लगवाना, कुएं खुदवाना, विश्राम गृह एवं आराम गाह की स्थापना करवाना। इसका विवरण अशोक के 7वें स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं।
अब लघु स्तंभलेख की बात कर लेंगे। हमने बृहद स्तंभलेख देखा, अब लघु स्तंभलेख, हम माइनर फिनल एडिक्ट्स देखते हैं। इसमें अशोक के राज की घोषणाएं जितनी हैं, जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन्हें सामान्यतः लघु स्तंभलेख या फिर रॉयल स्टोन लेटर की संज्ञा दी गई है। तो यानी जो राज की घोषणाएं हैं वह अधिकांशतः लघु स्तंभ लेखों में ही की गई है। इसी को रॉयल स्टोन लेटर भी कहा जाता है। पहला है रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख, नेपाल की तराई में है और इसकी खोज फ्यूरर ने की थी। किसने? फ्यूरर ने इसकी खोज की थी। और इस स्तंभ लेख महत्वपूर्ण क्या है? इसमें अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, क्योंकि यह बुद्ध शाक्य मुनि यानी बुद्ध का जन्म स्थल है। ठीक, तो रुम्मनदेही में क्या उल्लेख है कि अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी जो है बुद्ध का जन्मस्थल है। इस स्तंभलेख में मौर्यकालीन कर व्यवस्था का विवरण मिलता है। तो मौर्यकालीन कर व्यवस्था का विवरण देने वाला एकमात्र जो अभिलेख है वह क्या है? रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख है। ठीक, मौर्यकालीन कर व्यवस्था का सिर्फ इसी में विवरण मिलता है। इसमें अशोक ने धार्मिक कर, जिसे बलि कहा जाता है, उसे समाप्त कर दिया और जो राजस्व है उसको घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया। इसी कारण इस स्तंभ लेख को आर्थिक स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक स्तंभ लेख। ठीक, आगे देखते हैं। निगलीवा स्तंभ लेख, यह नेपाल की तराई में स्थित है। इसमें कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित कराने का उल्लेख है। कनक मुनि जो है बुद्ध का ही नाम है। बुद्ध के 5 नामों विपश्चिन, विश्वभू, कृच्छंदन, कनक मुनि, शाक्य मुनि पाली साहित्य में उल्लिखित किया गया। ठीक, पाली जो साहित्य उसमें उल्लिखित किया गया है। बुद्ध के 5 नामों का विवरण कहाँ पे मिलता है? निगलीवा स्तंभ लेख में। अगला है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मिला है। ठीक, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी, जो मैंने अभी पढ़ाया था, कारुवाकी और उसके एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। किसको? कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को। अगला है सारनाथ लघु स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से प्राप्त हुआ है। इस स्तंभ लेख पर 3 लेख उल्लिखित हैं। पहला लेख अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें अशोक अपने महामात्रों को संघ में फूट रोकने का आदेश देता है। दूसरा लेख कुषाण काल का है। तीसरा लेख गुप्त काल का है। ठीक, तो सारनाथ जो लघु स्तंभ लेख है इसमें 3 लेख मिलते हैं, एक तो अशोक का, दूसरा कुषाण काल का, तीसरा गुप्त काल का। सांची लघु स्तंभ लेख, यह मध्य प्रदेश से मिला है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। इसमें क्या है? अशोक ने अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया है। इसमें सारनाथ में भी कि संघ में फूट कोई न डाल पाए, इसका आदेश दिया है। और जो मध्य प्रदेश से सांची से मिला है, यहाँ पर भी वही आदेश दिया गया है। अब हम गुहा लेख की बात करेंगे। तो जो केव इंस्क्रिप्शन है उसमें गुफा के मुख्य द्वार के अगले हिस्से को सपाट करवा के लिखे गए अभिलेखों को गुहा लेख कहा गया। जैसे कि कोई गुफा होती थी, ठीक, गुफा होती थी, तो जो इस भाग गेट हो गया अंदर जाने का ना, तो इस तरह जो दीवार है इसको बढ़िया से पॉलिश किया, उससे घिस करके पॉलिश किया जाता था, फिर उसी पे लिखवाया जाता था। तो जो इसी को गुहालेख या फिर केव इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। मौर्य युगीन गुहालेख बराबर नागार्जुनी और सीतामढ़ी एवं रामगढ़ पहाड़ियों में मिलते हैं। 4 पहाड़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहली है बराबर, दूसरी है नागार्जुनी, तीसरी सीतामढ़ी एवं चौथी रामगढ़ पहाड़ी। ठीक, इन्हीं से ही मौर्य काल के गुहालेख मिलते हैं। और जो इनकी भाषा है प्राकृत भाषा है। कौन सी? प्राकृत भाषा। और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। यानी मौर्य काल के जो गुहालेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और प्राकृतिक भाषा में। 3 गुफाएं महत्वपूर्ण है। पहली है सुदामा गुफा, इसे अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया गया था। दूसरी है कर्ण चौपर गुफा, इसे अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनवाया गया। तीसरी है विश्व झोपड़ी, अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया गया। यानी सुदामा और विश्व झोपड़ी को एक ही वर्ष बनवाया गया था। चौथी है लोमस ऋषि की गुफा, इसे अशोक के पौत्र दशरथ ने निर्मित करवाया। यह स्थापत्य की दृष्टि से सबसे उत्तम है। बनवाया किसने? दशरथ का पौत्र था, यानी नाती। कौन? अशोक का पौत्र यानी नाती दशरथ था, उसने ही बनवाया था। इससे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। ज्ञातव्य है कि इसी गुफा में
मौखरी शासक अनंत वर्मन का एक लेख भी मिलता है। ठीक, किसका? अनंत वर्मन का, जो मौखरी वंश के शासक है इनका। और इसकी खोज 1785 में हेरिंगटन ने की थी। किसने? हेरिंगटन ने 1785 में की थी। नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ द्वारा निर्मित 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण लेखों से विदित होता है कि अशोक की भांति दशरथ भी कौन सी उपाधि? देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। यानी जैसे अशोक ने स्वयं के लिए देवनाम प्रिय कहा है, ठीक उसी प्रकार से दशरथ ने भी जो 3 गुहालेख है नागार्जुनी पहाड़ी पर, उसमें देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, ऐसा विवरण मिलता है। तो आज का आपका यह वीडियो इसी पर समाप्त होता है। इसके आगे जो अशोक की प्रशासनिक, मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी और अशोक के परिवर्तित जो शासक होंगे उसके विषय में हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।